वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होगे। तो आज ना मैं आधुनिक बिहार पे कुछ चर्चा करूंगा, मतलब क्विक रिवीजन करवाऊंगा आप लोग को। और इस वीडियो को ना आप लोग एकदम ध्यान से सिर्फ सुनना है। जहां पे आप लोग को लगे कि नोट करना, आप लोग प्लीज उसे नोट करें, है ना। और आप लोग को मतलब ये वीडियो जो है पूरी तरीके से हिंदी में होगी। जैसे मैंने टॉपिक भी डाल रखी, आधुनिक बिहार। तो आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि थोड़ा सा आगे बढ़े, और वीडियो को लाइक किया करो। और मैं कितनी बार बोला हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम लगे वीडियो में या कहीं पे गलत लगे तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं उसे सुधारूंगा, है ना। तो आप लोग क्या करो, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लाइक एंड शेयर कर दो इसको, ताकि और भी लोग देख पाए, है ना। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं। है ना। तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। सिर्फ सुनना है आप लोग को, और जहां पे लगे कि पॉइंट नोट करना है तो उसे कर लेना। तो एक कॉपी और कलम लेके ही बैठ जाओ। चलो, पहला है अंग्रेज और बिहार। ये याद रखना कि क्विक रिवीजन मैं करवा रहा हूं, ठीक है। देखो। चलो देखो, प्लासी की लड़ाई के पश्चात लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर के साथ पटना आया। कौन आया था? लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर के साथ पटना आया। उसने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त कर दिया, परंतु मीरन को सत्ता मात्र एक औपचारिकता थी। व्यवहार में बिहार का प्रशासन राजा राम नारायण के हाथ में रहा, जो नायाब नाजीम भी बनाया गया था। नायाब नाजीम कौन बनाया गया था? राम नारायण। राम नारायण, है ना, ठीक है। मुगल सत्ता इस क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने का प्रयास राजकुमार अली गौहर भावी शाह आलम सेकेंड ने किया। उसे इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों के ने समर्थन दिया। 1760 में आली गौहर ने पटना का घेरा डाला, मगर कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे पलायन पर बाध्य कर दिया। किसने? कैप्टन नॉक्स, ठीक है। याद रखना, ये सब नाम सिर्फ नोट कर लेना, कैप्टन नॉक्स, ठीक है। उधर मुगल सम्राट आलमगीर टू की मृत्यु हो गई और अली गौहर दिल्ली को सिंहासन पर अधिकार के लिए उत्सुक हुआ। उसने अंग्रेजों से सहायता लिया। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में उसका औपचारिक राज्य अभिषेक हुआ। इसके बाद ही वह दिल्ली पर अधिकार के लिए रवाना हुआ, परंतु कुछ समय वह अवध के दरबार में रुका रहा, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ आगे। 1764 ईस्वी में बक्सर का निर्णायक युद्ध लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेदों के कारण बनी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर लिया। कहां से? और किसने? मीर कासिम ने राजधानी कहां से कर दिया? मुर्शिदाबाद से हटा के मुर्शिदाबाद से कहा ले आया था? ये मुंगेर ले आया था, मुंगेर में स्थापित कर दिया, ठीक है। मुंगेर में, ठीक है। उसने कंपनी की इच्छा के विपरीत भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया। चुंगी मतलब कर। मीर कासिम को स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर कंपनी ने उसे बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। मीर कासिम पटना की ओर आया, जहां कुछ स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों को दंड देने के बाद वह अवध के नवाब सुजाद उद्दौला के दरबार में उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए लखनऊ पहुंचा, ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में उपस्थित था। उसकी कहानी भी मनोरंजक थी है, ठीक है। प्लासी की लड़ाई के समय वह बंगाल सूबा के ही क्षेत्र में था। उसका युद्ध अंग्रेजों के साथ भी हुआ, परंतु वह पराजित हो गया। इसके बाद वह स्वयं
अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया और पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में ही उसका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। ठीक है। विधिवत राज्याभिषेक किया गया। मुगल वजीर के प्रबल विरोध के कारण शाह आलम द्वितीय दिल्ली लौटने में असमर्थ था और अवध में ही निवास कर रहा था। कहां? अवध में। ठीक है। तीनों शासकों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का फैसला किया, परंतु 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। ठीक है। एक इतिहासकार के शब्दों में बक्सर ने युद्ध की कंपनी के शासन को, बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ लिया। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि द्वारा बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। अब कंपनी को बिहार में लगान वसूली का विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है। वह एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति के पद विकसित किया गया। इसकी नियुक्ति कंपनी के अनुशंसा पर होती थी और कंपनी की अनुमति बिना उसे पदयुक्त नहीं किया जा सकता था। सामान्य प्रशासन पर भी इस तरह अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहा। बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में राजा राम नारायण और राजा सिताब राय थे। बिहार में अंग्रेजों ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए, मतलब निश्चय करने के लिए अनेक उपाय किए। सर्वप्रथम 1766 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र के मुख्य अधिकार मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। 1767 में, मतलब 1760। ठीक है। अब आ जाओ 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। किसको? सिताब राय को। सिताब राय को। ठीक है। उसी वर्ष पटना फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी टॉम्स रमबोल्ड नियुक्त हुआ। ठीक है। 1769 में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। कब हुई थी? 1769 में। ये सब पॉइंट जो है ना याद रखना। ठीक है। लेकिन यह सारे उपाय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में सफल नहीं हुआ। इसके विपरीत लगान वसूली का काम अत्यधिक कठोर और एक सेकंड, अत्याचार पूर्ण ढंग से किया जाता रहा है, जिसके कृषक वर्ग और सामान्य प्रजा की हालत निरंतर बिगड़ती चली गई। ठीक है। खराब ही होता चला गया उसके बाद, मतलब एकदम ही रफली हो गया था। ठीक है। 1770 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया। कब? 1770 में अकाल पड़ा बिहार और बंगाल में। ठीक है। कहा जाता है कि इसके पूर्व की 2 शताब्दियों की अवधि में ऐसा भयंकर अकाल इस क्षेत्र में नहीं पड़ा था। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया के तत्कालीन जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहा। सरकार द्वारा किए गए राहत के उपाय अपर्याप्त थे और आम लोगों की स्थिति अत्यंत कठिन और दयनीय बनी रही। 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाती है। कब? 1770 में बिहार के लिए रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कब हुआ था? इसको हिंदी में बोलते हैं लगान परिषद का। ठीक है। लगान परिषद 1770 में। ठीक है। इसके अन्य सदस्य रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज बैनिस्टॉट थे। कौन कौन? रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज बैनिस्टॉट। ठीक है। थे। लगान वसूली का काम अब इस परिषद द्वारा देखा जाने लगा, जबकि सिताब राय के अधीन निजामत सामान्य प्रशासन के कार्य हैं। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी को
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर वॉरेन हेस्टिंग ने सिताब राय को उपाध्यक्ष कर दिया। यद्यपि उसके पुत्र कल्याण सिंह को बिहार के रायान की उपाधि प्रदान की। किसके पुत्र को? सिताब राय के पुत्र को, ठीक है, मतलब उसका सपुत्र मतलब पुत्र था, है ना। ठीक है। लगान वसूली का काम अभी भी संतोषजनक ढंग से नहीं हो सका था। अतः 1783 में सर जॉन शोर ने काम लगान वसूली की एक नई व्यवस्था की, जो 1793 में कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप बिहार में भी अस्थायी ढंग से लागू हो गई। समान प्रशासन के क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहे। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद, कब हुआ था? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हो ना? पारित होने के बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहे जाते थे, और बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया। 1781 में पटना में कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर, कहाँ के? बनारस के थे चैत सिंह, चैत सिंह वाराणसी के, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध का असफल प्रयास किया। इसी वर्ष पटना और गया के क्षेत्रों को मिलाकर बिहार को एक नया जिला बनाया गया। कहाँ कहाँ? पटना और गया को मिलाकर, ठीक है। इसके प्रशासन के लिए एक कलेक्टर और एक जिला जज की नियुक्ति की गई। 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। कब? 1783 में। इस समस्या के निदान के लिए और अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोल घर का निर्माण हुआ। याद रखना, पटना में गोल घर का कब निर्माण हुआ था? 1783 में, ठीक है। 1790 तक अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट नियुक्त हुआ। इसके साथ ही पटना और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ठगी और डकैती की समस्याओं के निदान के लिए कारागार उपाय आरंभ हुए। इस समस्या का निदान 1835 तक संभव हुआ। 1865 में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए गए। कब? 1865 में पटना और गया को अलग अलग जिला कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। 1869 में पटना जिला को कुछ क्षेत्र तिरहुत में मिला दिए गए। कुछ अन्य प्रशासनिक परिवर्तन भी बिहार में हुए। 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग सारण और दूसरा चंपारण कहलाया। 1875 में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। उपयुक्त जिले एवं भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया तथा संथाल परगना और छोटा नागपुर अंतिम दोनों क्षेत्रों अब झारखंड का अंग है, ठीक है। 1911 से 12 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग रहे। तत्पश्चात इन्हें एक पृथक प्रांत बिहार एवं उड़ीसा के रूप में संगठन कर दिया। कब? 1911-12 के बाद, ठीक है। अब आ जाओ बिहार प्रांत की गठन पे, ठीक है। बिहार प्रांत का गठन, ठीक है। याद रखना, ये रिवीजन मैं करवा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। अब देखो 1905 के बंग भंग, 1905 के बंग और भंग, ठीक है, याद रखना, बंग भंग। बंग भंग के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप बंगाल का प्रशासनिक पूर्ण गठन नए ढंग से 1911 में तय हुआ। इस अवधि में पृथक बिहार प्रांत के गठन की भी मांग को जोर पकड़ रही थी। इसकी प्रस्तुति में कई प्रमुख बिहारी बुद्धिजीवियों के हाथ था। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तक प्रस्तुत की गई। इसी वर्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। मजहरुल हक अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के
निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में मुखर रहे। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ। कब? 1908 में। 1908 में, ठीक है। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्तावना रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए। इन संस्थाओं और समाचारों पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से पृथक बिहार की मांग ने जोर पकड़ा और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने का घोषणा सम्राट जॉर्ज II के द्वारा दी गई। कौन? सम्राट जॉर्ज II। ठीक है। अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हो गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये याद रखना, 1916 में पटना हाईकोर्ट, है ना, पटना हाईकोर्ट, और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, मतलब पटना विश्वविद्यालय। 1916 में पटना उच्च न्यायालय। बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा के प्रशासन के लिए एक गवर्नर एवं काउंसिल की व्यवस्था की गई। इस प्रांत को बिहार एवं उड़ीसा का नाम दिया गया और पटना को उसकी राजधानी बनाया गया। 1936 में उड़ीसा के क्षेत्र बिहार से पृथक होकर एक अलग प्रांत बने। कब? 1936 में उड़ीसा के क्षेत्र बिहार से पृथक होकर एक अलग प्रांत, मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। कब? 1936 में। 1947 में बिहार की सीमाओं को पूर्ण निर्धारण के क्रम में खरखावा और सरायकेला के 2 रियासतों उड़ीसा का हस्तांतरित हुई, परंतु 18 मई 1948 को इन्हें पुनः बिहार में ही सम्मिलित कर लिया गया। 1956 में राज्यों को पूर्ण गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिमा को कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित हुआ। बिहार का पुनः विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। कब? झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000, ठीक है, को झारखंड अलग हो गया था बिहार से। ठीक है। बिहार की वर्तमान सीमाएं तभी से बनी हुई है। अब आ जाओ आगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या रही है? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, ठीक है। अंग्रेजों को सत्ता को चुनौती देने की प्रक्रिया भारत में 3 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में शासक वर्ग द्वारा विरोध, दूसरे चरण में ब्रिटिश विरोधी जन आंदोलन और तीसरे चरण में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। ठीक है। बिहार की भूमि तीनों चरणों में सक्रिय रही है। 1763 से 64 में मीर कासिम और अंग्रेजों के संघर्ष से ही यह प्रक्रिया आरंभ हुई। अंग्रेजों को पहली सशक्त और व्यापक चुनौती देने वाले प्रथम जन आंदोलन बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र बना। किसका? बहावी। ये देखो, ये जो आंदोलन है ना, सारा मैं करवा दूंगा एक बार, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। 1857 से 58 विप्लव में बिहार पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा। 1917 में गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सफल प्रयोग किया। 1921 से 22 के खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत के संविधान के निर्माण में बिहार के नेताओं का योगदान रहा, जैसे बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे? कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुए। स्मरणीय है कि बिहार की भूमि ने स्वतंत्र भारत का इसका पहला राष्ट्रपति प्रदान किया। समझ गए? तो जब अपना कंट्री आजाद हो गया था 1947 में, तो पहला जो राष्ट्रपति है ना, वो बिहार से ही थे। समझ गए हैं? अच्छा, ये बताओ कि आप लोग को याद है, पता है इंडिया का पहला राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करके बताओ तो। अभी मैं बताया हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे। देखो, ये मैं क्विक रिवीजन टाइप में मैं आप लोग को करवा दिया हूं। ठीक है, और अब क्या है ना कि आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार, दो बार, तीन बार भी सुन लेते हो ना, तो आप लोग का ये है कि आराम से कर पाओगे, क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। और नेक्स्ट ना, मैं जितने आंदोलन हुए हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, उसको मैं एकदम पूर्ण तरीका से, मतलब एकदम हिंदी में मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो फिर।